हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए सुनाते हैं आपको रेत की मछली उपन्यास का अगला भाग। ये उपन्यास होने वाला है बहुत ही लंबा। आप लोग इस उपन्यास को जितना ज़्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे, मैं उतनी ही जल्दी यह उपन्यास आपको पूरा सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। भाभी जवान थी लेकिन बंधी हुई। मर्यादाओं की दीवारें इतनी ऊंची थी कि उनके इस पार झांकना भी मुश्किल था। मुमकिन है थका और पराजित रमन उस कुंठित युवती का अंकसाई भी हो। पड़ोस में तरह तरह की बातें थीं। शायद दबी जवान में ताने भी सुनाई दे जाते थे। लोग यह भी कहते थे कि उसकी भाभी रमन की शादी इसीलिए नहीं होने देना चाहती कि उसकी अपनी हसरत पूरी नहीं होगी। उदासी, खिन्नता, अपमान, पराजय से शायद रमन किसी प्रेत की तरह ठंडा भी पड़ गया था। रात के अंधेरे सन्नाटे में सहसा वह चीखना चिल्लाना शुरू कर देता था। जो भी चीज़ें हाथ में आती थीं उठाता, फेंकता और तोड़ता था और भाभी को गालियां देता था। भाभी के रोने की मनहूस आवाज़ बालकनी से तैरकर अंदर आती तो इनकी बाहों में भी एक विवश कंपन दौड़ जाता। मैं भी सिहर उठती। सर्दी की खामोश सहमी अंधियारी रात में घरों की खिड़कियां खुल जाती और गर्म कपड़े लपेटकर लोग बाहर निकल आते। रमण चीखने लगता और चीखते चीखते उसकी आवाज़ भर्रा जाती और जैसे क्रोध से फटता हुआ कहता जाता है, यह शोभन, इस शोभन को भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, छुरा मार दूंगा। कभी कभी उसके स्वर में लाचारी होती थी। वह रोता था और इस बात की कसम खाता था कि वह पढ़ेगा, बड़ा अफसर बनेगा और शोभन की तरह किसी सुंदर लड़की से शादी करके घर बसाएगा। कुछ दिनों बाद एक दिन शोभन ने बताया कि रमन ने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया, लेकिन यह सत्य बहुत सुखद साबित नहीं हुआ। एक दिन मैंने देखा, यूनिवर्सिटी जाते वक्त मेरे पीछे पीछे वह चला आ रहा था। मैं अस्थिर हो उठी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाल लिया। अगले दिन फिर उसी तरह रिक्शे का पीछा करता हुआ रमन दिखाई दिया। मुझे खींच हुई और फिर वह क्रम लगातार चलता रहा। कभी कभी तो ऐसा लगता वह साइकिल पर पीछे पीछे आते वक्त कुछ बुदबुदाता है और कभी कभी गुस्से में तमतमा भी उठता है। उसका आतंक जब सीमा के बाहर हो गया। एक दिन चुपचाप अपनी सास से सब कुछ बता दिया। शोभन से भी कहा। हल्की सी चिंता इनके चेहरे पर उभर कर डूब गई। फिर से बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारा मन पवित्र है तो रमण तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम उसकी तरफ ध्यान मत दो। ध्यान मैं न देती, लेकिन परिस्थिति उतनी सहज नहीं थी। घर लौटने के बाद रात को रमण का वह पागलपन हर दिन बढ़ता जाता था। कभी कभी विधवा भाभी की छोटी सी बच्ची तक को पीटता था वह। उस समय मासूम बच्ची के चीत्कार से और भाभी के रुदन से वातावरण कांप जाता था और हम दोनों की नींद गायब हो जाती थी। अगले रोज यूनिवर्सिटी जाते वक्त मेरे मन का आतंक अनचाही और अधिक गहरा हो गया। कभी कभी लगता था कि यूनिवर्सिटी ना जाऊं तो अच्छा है, कोई नौकरी तो करनी नहीं। मन को समझाने की कोशिश करती। रमन का साहस या तो बढ़ता जाता था या फिर उसका पागलपन हावी होता जाता था। उसकी आंखों में भयानकता झलकती थी। क्लास खत्म होने के बाद अंदर घूरता रहता और मेरे बाहर निकलने तक इंतजार करता रहता। मेरे बाहर आते ही वह पीछा करना शुरू कर देता। फिर एक दिन मैंने देखा कि उसने अपनी साइकिल के कैरियर पर एक बड़ा सा पत्थर रख छोड़ा है। वह पत्थर बराबर वहां दिखाई देता और लगता कि किसी अज्ञात से बदला लेना चाहता है। उस दिन यूनिवर्सिटी पहुंचने से थोड़े पहले ही अचानक रिक्शे की चेन उतर गई। रिक्शा वाला उतरकर चेन चढ़ाने लगा। तभी मेरी नजर पड़ी रमन पर। मैं सन्नाटे में आ गई। साइकिल छोड़कर उसने कैरियर पर रखा पत्थर उठा लिया। शायद मुझ पर फेंकने जा रहा था। आज शायद अनहोनी घट जाएगी। डर से मेरी आंखें बंद हो गई। भयंकर आतंक के कुछ क्षण कैसे बीते मुझे पता नहीं। जब मैंने आंखें खोली तो पाया कि रमन ज्यों का त्यों पत्थर उठाए जड़ खड़ा हुआ है। मैंने कांपते स्वर में शायद उससे कहा था कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। रमन रोष से कांपता हुआ गालियां बकता रहा और फिर पत्थर एक ओर फेंक कर चला गया। तनाव की भी क्षण बीत गई। उसके बजाय अब क्षोभ उभर आया था। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही रिक्शे से उतरकर मैं सीधे प्रॉक्टर के कमरे में गई। घबराहट से कांपती आवाज में किसी तरह मैंने रमन की घटना बता दी। प्रॉक्टर ने संजीदगी से सुना और मुझे निडर होकर जाने को कहा। मन फिर भी भय से कांप जाता था। समझ में नहीं आ रहा था कि रमन की इस दुश्मनी की वजह क्या है। क्लास में मैं कैसे बैठी मुझे पता नहीं। शायद शरीर ही क्लास में न था और मन भी नहीं। क्लास खत्म हो जाने के बाद भी आतंकित मन को लिए मैं स्टाफ रूम के सामने जाकर खड़ी हो गई। बहुत साहस करके किसी तरह मैंने चिक उठाकर अंदर देखा। शोभन शर्मा जी के साथ किसी बहस में व्यस्त थे। शर्मा जी ने ही मुझे पहले देखा। आग्रह से अंदर बुलाया
बहुत चाह कर भी मैं अपनी घबराहट नहीं छिपा पा रही थी। शर्मा जी भी इस बात को समझ गए। पूछा पूछा भी, लेकिन मैं टाल गई बात को। शोभन मुझे देखकर शायद अचकचा गई, फिर संकोच छोड़कर पूछा, क्यों क्यों कुंतल, बात क्या है? चाहा कि बात कह दूं, लेकिन रुक गई। सिर्फ इतना कहा कि कुछ जरूरी काम था, इसीलिए सोचा कि आपके साथ ही घर चलूं। परिस्थिति के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। बोले, अभी तुरंत जाना तो मुश्किल होगा, मुझे अभी क्लास लेनी है। मन में फिर उभरा कि जो घटा है वह कह दूं, क्योंकि उसके बिना ये परिस्थिति की गंभीरता समझेंगे नहीं। लेकिन संकोच ने मुझे फिर बांध लिया। फिर एक उपाय सूझा, अकेले वापस जाना होगा। मन भय से कांप उठता है। शोभन के पास जाकर भी समाधान नहीं मिला। इसका सहज भाव से कहना कि तुम घर जाओ, मैं क्लास लेने के बाद आऊँगा, मुझे कचोट गया। लगा मुझे तूफान में अकेले छोड़ दिया। पैर के अंगूठे की ओर दृष्टि गड़ाई। मैंने लंबी सी सांस ली और बहुत बेसहारा महसूस करते हुए मैं बाहर आ गई। मन खींच से भर उठा। शोभन समझते क्यों नहीं? अगर कुछ विशेष कहना ना होता तो मैं आती क्यों, और वहाँ उन सबके सामने कहती भी तो क्या। रिक्शे पर बैठकर घर लौटी तो रास्ते भर भय से चौकन्नी होकर आगे पीछे देखती रही, दूर दूर तक कि कहीं वह पागल प्रेत दिखाई न दे जाए। मन ही मन बार बार अपने इष्ट का ध्यान भी करती थी। घर पहुंची तो जैसे सांस लौटी। सबसे पहले जैसे तैसे सारा कांड माँ को सुना गई। उन्होंने प्यार किया और सहलाती हुई बोली, ईश्वर रक्षा करेगा, सब ठीक हो जाएगा। शुक्र है उसने तुम पर पत्थर नहीं फेंका, नहीं तो मैं अपनी बहू को कहाँ से लाती। थोड़ा खाकर स्वस्थ हो ले, शोभन आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा मन घटनाओं से उलझकर खिन्न हो गया था। जवान का स्वाद कैसे बिगड़ गया था, खाने का जी ही नहीं था। फिर भी किसी तरह नाश्ता किया, तभी दरवाजे पर आवाज हुई। जाने क्यों मैं सहसा घबरा गई। माँ ने मेरे आतंक को समझ लिया। उठते हुए बोली, तुम बैठो, अब से मैं दरवाजा खोला बंद किया करूंगी। दरवाजा खोलने की आहट हुई और शोभन की आवाज आई, माँ तुम, कुंतल नहीं आई क्या? कहते हुए वे अंदर आ गई। उसकी उत्सुकता और चिंता उनके चेहरे पर उभरी हुई मैंने देखी। मैं आश्वस्त हुई। मुझे देखते ही वे निकट आई और फिर कुछ और माँ के संकोच से अलग हट गई। हाथ मुंह धोया और तुरंत अपने कमरे में चली गई। नाश्ता लेकर जब मैं पहुंची तो लगा आतुरता से वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। हाथ से नाश्ते का सामान लेकर जल्दी से एक तरफ रखा और बाहें पकड़कर खींचते हुए बोला, क्या बात थी, आज स्टाफ रूम में कैसे आ गई? चेहरे में झांकते हुए, किसी सीमा तक मुग्ध आंखों से देखते हुए उन्होंने कहा, विभाग में लोग तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, बल्कि मैंने जब तुम्हें अकेले भेज दिया तो शर्मा जी बरस ही पड़े थे। उन्होंने कहा कि वह तो संकोच कर रही होगी, पता नहीं कौन सा काम है, तुम्हें सुनना तो चाहिए था। वैसे सच बताओ कुंतो, तुम्हारा स्वर सुनने के लिए ही तो मैं जीता हूँ। बाद में तो मुझे भी लगा कि भूल हुई। तुम्हारे जाने के बाद तो जी उखड़ गया था। पता नहीं क्यों कुछ आशंकाएं भी मन में तैरने लगी। मेरे कंधों को भींच कर जैसे उन्होंने आशंका का शमन कर लिया। फिर कान के पास ओंठ लाकर धीरे से बोले, कहीं चलना था? उन क्षणों की मधुरता को सहसा तोड़ने का साहस मुझे भी नहीं हुआ। पहली बार मैं बात टाल गई। बोले, कुछ भी तो नहीं, आप पहले नाश्ता कीजिए। मन के गहरे में छुपी हुई बात उनसे पढ़ी ना जाए, ऐसा भी संभव नहीं था। यह मुझे भी मालूम था। मैं यह भी जानती थी जब तक अंदर की बात उन्हें बताऊंगी नहीं तब तक वे बात को टालने नहीं देंगे। इसीलिए तुरंत ही मैं शर्मा जी के बारे में पूछने लग गई। इतना अंतराल अवश्य हो सका कि वे चाय पी ले, लेकिन फिर तुरंत ही वे प्रसंग पर लौट आए। मैं बर्तन लेकर उठने को ही थी कि उन्होंने फिर से हाथ थाम लिया। तन्मय होकर बोले, छोड़ो ना ये सब कुंतो, पहले बात बताओ ना, क्या है बात? सच तो यह है कि अब वह बात बताने का वैसा साहस और मैं बटोर नहीं पा रही थी। रमण की वह घटना इतने भावुक हृदय पर इतना गहरा आघात पहुंचा सकती है, इसका अनुमान मुझे था, किंतु वे अब इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि मैंने उनसे कुछ छुपाया है और उसे छुपा ही रहने देना चाहती हूँ। ऐसे क्षणों में दूसरे को विवश करना उन्हें आता था। बस अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। एक क्षण के लिए मुझे लगा कि कहीं उस दवा से ही बात बाहर ना आ जाए, लेकिन संतुष्ट हुई कि एक चुम्बन ने होठों को बंद कर दिया। अंतर की बात चुम्बन की मधुरता के चुंबकीय आकर्षण के साथ साथ ओठों तक आ गई। बात कहते कहते मन भारी हो आया, आंखें भीग गई। रमण को उस हरकत के एक एक पहलू के बारे में विस्तार से उन्होंने सुना और गंभीर हो गए। मेरे कंधों पर से उनकी बाहों का कसाव ढीला हुआ और धीरे से उठकर खड़े हो गए। कुछ देर सोचते रहे और फिर जैसे उलझे और खोए हुए से कमरे में टहलने लगे। इधर से उधर, उधर से इधर वे उसी तरह टहलते रहे और मैं उद्वेग से घुटती रही। गहरा मौन मेरे अंतर को सालने लगा।
बेचैन होकर मैंने कहा, आप अचानक चुप क्यों हो गए? मुझे घबराहट हो रही है। मेरे स्वर में कायरता भर आई थी। मैंने व्यग्रता के साथ पूछा, बता दीजिए ना, मैंने कुछ गलत किया? उनका टहलना रुक गया। बहुत गंभीर स्वर में बोले, ऐसी कोई बात नहीं। चिंता यह है कि प्रॉक्टर ने उसे पुलिस में दे दिया होगा। मुकदमा चलेगा। जब तक फैसला नहीं होगा वो बंद रहेगा। सारी यूनिवर्सिटी में चर्चा होगी। लोगों को क्या छोटी सी बात भी स्कैंडल बनते देर नहीं लगती। मैं सन्नाटे में आ गई। गला भर आया। इससे तो अच्छा होता कि वह पत्थर मार देता और मैं मर जाती। मैं सुबकने लगी। बेफिर उसी तरह गंभीर टहलते रहे। संभवतः वे इतने गंभीर थे कि मेरे रोने की तरफ उनका ध्यान भी नहीं गया। तभी जैसे एक विस्फोट हुआ। बाहर वहीं मनहोश शोर उभरा। रमण की भाभी जोर जोर से रो रही थी और शोभन को भला बुरा कहते जा रही थी। यंत्रवत मेरी हथेलियों ने आंखों और गालों से आंसू पोंछ लिए। व्यस्त होकर मैं उठी और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। देखते हैं आखिर क्या होता है इस उपन्यास में।